इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये अलग फार्मूला है क्योंकि डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मेट रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरे टाइप का इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर एन कैप के परपेंडिकुलर एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है। एंड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज हम इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फार्मूला अप्लाई होता है, तो इस कारण से हम यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन से इस तरह का मैंने फार्मूला लिखा है कि जब ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर रहेगा और एक यूनिट वेक्टर के नॉर्मल एन कैप के परपेंडिकुलर पर एक प्लेन रहेगा तो इसका इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो याद रखना मेन पॉइंट से, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ये डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस बात को ध्यान रखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ पर एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, जो एन कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो वो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, 0,0 ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, तो यहाँ से नॉर्मल इस पर डालेंगे, कहीं पॉइंट एन पर है, ये नॉर्मल है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस डी है, मतलब कि मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, बस डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर के क्या हो जाता है? एक वेक्टर था। तो ओ से एन वेक्टर किस तरह बनेगा? मैग्नीट्यूड डी हो गया, और ओ से एन डायरेक्शन में क्या है? एन कैप है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन कैप है, तो एन कैप लिख सकते हैं। तो एन पॉइंट का, ये एन पॉइंट का मान लेते हैं क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? डी इंटू एन कैप, तभी ना होगा एन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और हम जानते हैं कि इक्वेशन लिखने के लिए एक अपने मन से कोई पॉइंट पोजीशन वेक्टर लिया जाता है या पॉइंट लिया जाता है आर वेक्टर मतलब पी पॉइंट ले लिए, जो कि ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अब हम पी जो एन पी जो लाइन है, एन पी लाइन है, वो क्या होगा? प्लेन में ही होगा एन पी लाइन। तो हम ये भी लिख सकते हैं, एन पी वेक्टर भी लिख सकते हैं। एन पी वेक्टर क्या लिखेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एन डी इंटू एन कैप हो गया ना। इस पॉइंट का एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? डी इंटू एन कैप, ये हो गया। और एन पी वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर माइनस इस एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है? डी एन कैप है, तो वो माइनस कर देंगे। तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, ये हो गया, ये एन पी वेक्टर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एन पी वेक्टर जो प्लेन में है और ओ एन वेक्टर क्या है? पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? 0 करेंगे, कि चूँकि ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर है एन पी वेक्टर के, तो जब एन परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर डॉट एन कैप ये हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस डी इंटू एन कैप इक्वल्स टू 0, डॉट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको दाएं तरफ हम कर देते हैं, तो क्या होगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू, अब एन कैप डॉट एन कैप सेम रहता है, कोई भी होता है तो 1 के बराबर होता है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाता है? 1 के बराबर। तो ठीक है, एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो डी इंटू 1, तो क्या होगा? सिंपली डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखा कि फार्मूला इस तरह से ऑब्टेन्ड हो जाता है, फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म में है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो डी दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन, इस बात को ध्यान रखो। और इसी फॉर्मेट में जब रहेगा तभी हम इक्वेशन लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कार्टेशियन फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। जब कार्टेशियन फॉर्मेट में रहेगा तो कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर जो दिया हुआ रहेगा कि अगर जो कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा रहेगा, कार्टेशियन फॉर्मेट में फार्मूला की लिखा रहेगा कि फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर at a distance p from origin, एंड नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज LMN, मतलब प्रोपोर्शनल है LMN के। तो किस तरह से दिया जाता है, इज गिवेन वाई LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। इस बात को याद रखो, फार्मूला है। और जहाँ P क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस बात को भी ध्यान रखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। LMN क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का, प्लेन के नॉर्मल जो रहता है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो हम इस दोनों वेक्टर फॉर्मेट और कार्टेशियन फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, डी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो 2 -1 2 एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो नॉर्मल वेक्टर हम लिख सकते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो हम वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि जो ओरिजिन से रहता है, तो ओरिजिन से रहता है तो हम एन कैप निकालना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल वेक्टर रहता है, उसे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया रहता है तो उस केस में, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के केस में ये नहीं चलेगा, वेक्टर नहीं चलता, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है तभी होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एन कैप बराबर एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो जब तक मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से होता है, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 8 8 1 9, तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, फिर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, मतलब ये हो गया 3 हो जाएगा, सब में 3 लग जाएगा, 3 2i कैप माइनस जे कैप बटे 3 प्लस 2i कैप बटे 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एन कैप भी निकल गया, तो अब हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आता है, आर वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप क्या होगा, 2i कैप बटे 3 माइनस जे कैप बटे 3 प्लस 2k कैप बटे 3 बराबर डी में कितना 6। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें इसे फुट ऑफ नॉर्मल निकालना है, और इन कार्टेशियन फॉर्मेट में भी किस तरह से लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट में
कार्टेशियन फॉर्मेट में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह से लिखेंगे, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P या D डिस्टेंस जो होता है। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन को सार मुझे मिल ही गया है, 2y3x माइनस y/3 प्लस 2z/3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 18। ये हो जाएगा, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कह रहा है कि फुट ऑफ नॉर्मल भी निकालना। तो फुट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फुट ऑफ नॉर्मल जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, फुट ऑफ नॉर्मल निकालना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो यूनिट वेक्टर तो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है। तो DN हो जाएगा, फुट ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, फुट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट N का D, फुट ऑफ नॉर्मल N वेक्टर क्या होगा, ओ N वेक्टर क्या होगा, D इंटू N कैप। ये हो जाएगा क्या होगा, फुट ऑफ नॉर्मल। मतलब कि 6 यूनिट था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और नॉर्मल वेक्टर क्या था 2i कैप बटे 3 माइनस j कैप बटे 3 प्लस 2k कैप बटे 3। तो ये क्या होगा, फुट ऑफ नॉर्मल हो गया। मतलब इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूना 6, तो 4 2, 4 ये हो जाएगा फुट ऑफ नॉर्मल। N का कोऑर्डिनेट, इस N पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, -2, 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का। और हम एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के सोल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही होता है टू द प्लेन। मतलब कि जो प्लेन का नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, उसका जो फुट होता है नॉर्मल पॉइंट N, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है 0,0 ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से। ये नॉर्मल का इक्वेशन, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसे तो पहले सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जो कार्टेशियन फार्मूला होता है उस तरह से कंपैरिजन करेंगे। LX प्लस MY प्लस NZ माई बराबर P, इस तरह से होता है या तो D मान लेते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है उसे हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ये है। और ये इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ पर जो ये है ये नॉर्मल वेक्टर है, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बना देंगे तो निकल ही जाएगा डिस्टेंस ओरिजिन से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 + 9 + 16। तो कितना होगा, √29 हो जाएगा। √29 हो गया, 16 9 25 25 4 29 हो गया। तो 29 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 29 से डिवाइड करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, √29 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी निकल जाएगा। तो N कैप क्या आ जाएगा, N कैप क्या होगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और डिवाइडेड बाय √29। ये हो गया। तो D का वैल्यू क्या आएगा, D ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, D बराबर हो जाएगा P बटे यहाँ पर जो आया 6 उसको डिवाइड कर देंगे, P बटे मैग्नीट्यूड ऑफ N वेक्टर। तो 6 बटे √29 हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 6 बटे 29 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं उसका कोऑर्डिनेट फुट ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर का N का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। N का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया,
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे रूट 29। ये हो गया यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस 6 बटे रूट इतना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इस पॉइंट एन पॉइंट का, फुट ऑफ नॉर्मल का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बटे रूट 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रूट 29 तो 29 के बराबर होगा 6 दूना 12 आई कैप बटे 29 माइनस 18 जे कैप बटे 29 और प्लस में 6 चौका 24 के कैप बटे 29। तो इस तरह से पॉइंट निकल गया है, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 12 बटे 29 कॉमा माइनस 18 बटे 29 कॉमा 24 बटे 29। अगर सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहाँ पर से 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यही कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का। किस पॉइंट का, परपेंडिकुलर नॉर्मल का। जैसे कि जो यहाँ पर पॉइंट होता है ना नॉर्मल, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट यही निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर जो यहाँ कंसेप्ट जो है वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट का यहाँ पर कंसेप्ट है कि 3 गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उससे प्लेन पास करता है, उसका इक्वेशन लिखना है कि किस तरह से लिखेंगे। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब 3 पॉइंट दिया रहता है तो डिटर्मिनेंट्स करके भी हम निकाल सकते हैं अलग अलग, तो उसका भी उस तरह से भी अपन निकाल सकते हैं और वेक्टर फॉर्मेट में भी करके भी निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सब एक ही टाइप का है, बस अलग अलग फॉर्मेट बुक में दिया हुआ रहता है। तो हम सोल्व करते हैं, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस मेथड का पहले बता चुका हूँ कि किस तरह का सोल्व करते, इसलिए मैं उस मेथड का उपयोग नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ये बी दिया हुआ है और यहाँ पर ये सी दिया हुआ है। तो हम ए बी वेक्टर बना सकते हैं और एक ए सी वेक्टर बना देंगे, और इसके जो नॉर्मल में आएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक प्लेन में ही है, तीनों पॉइंट एक प्लेन में ही है, तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा तो वो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होगा। जब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, ये इसके नॉर्मल आ जाएगा कि जो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर से आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7, 0, 6 ये है। तो हम निकाल सकते हैं, पहले तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे, फिर दोनों को क्रॉस कर देंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो 3 में से 2 जाएगा तो आई कैप, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2j कैप, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 3k कैप। और ए सी वेक्टर निकाल लेता हूँ ठीक इसी प्रकार से 3, तो 7 में से 2 गया 5 आई कैप, 0 में से 2 गया तो -2j कैप, और 6 में से 1 गया -1 गया तो 7k कैप। अब मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ए बी क्रॉस प्रोडक्ट किस दिया जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5 -2, 7, ये जो निकलेगा वही एन वेक्टर हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूना 6, तो 14 6 20 हो गया। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 7 5 या 15, तो 15 में से 7 जाएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 हो जाएगा, आई जे कैप होगा। और प्लस में के कैप में क्या आएगा -2 और -10, तो -12 हो जाएगा, -12 के कैप। ये मुझे निकल गया एन वेक्टर निकल गया। तो अब इक्वेशन लिख सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर
इक्वल्स टू एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास करवा देंगे तो ए वेक्टर क्या 2i कैप माइनस 1j कैप बराबर क्या हो जाता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। मेन रूप से यही फार्मूला है, बेसिक फार्मूला यही है, ये मेन स्पेशल फार्मूला है। सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पर ही सोल्व होगा कि एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए। जब एक पॉइंट और एक नॉर्मल मिल गया तो सब कुछ बन जाएगा। पॉइंट तो दिया हुआ रहता है, आखिर में ये नॉर्मल ही निकालना पड़ता है इस चैप्टर में पूरे। तो नॉर्मल को निकालने का तरीका अलग अलग रहता है इस तरह से, और इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, तीन पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ 2,2,-1। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा क्योंकि ये एन वेक्टर दिया हुआ है तो डी निकल जाएगा। तो क्या होगा आंसर होगा आर वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप बराबर, जब डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या होगा 20 दूनी 40 और 8 दूनी 16 और प्लस में 12 तो बराबर 8 2 2 6 68 हो रहा है। तो आर वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप बराबर 68। ये हो गया क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट। 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कट रहा है, तो सिंपली से हम सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं आर वेक्टर 4 से तो 5i कैप फिर 2j कैप माइनस 3k कैप, दोनों तरफ कट रहा है इक्वल्स टू 17। ये हो गया। तो कार्टेशियन इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा 5x प्लस 2y माइनस 3z बराबर में d हो जाता है, एक होता है ना x प्लस बी प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, तो माइनस 17 बराबर 0। इस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हम लिखने के लिए सीख चुके हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं भी लिख दिया हूँ, तो ये दोनों आंसर हो गया। तो अब हम अगले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू अगले पेज पर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिफाइन किया जाता है कि उनके नॉर्मल के बीच का एंगल जितना होता है वही एंगल उन दोनों प्लेन के बीच में भी एंगल होता है। तो हम किस तरह से देख सकते हैं, तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक पहला प्लेन है π1 या π1 नाम देते हैं इस प्लेन का, और इसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक। और दूसरा प्लेन है कहीं कुछ इस तरह से अंदर गया है, थोड़ा इस तरह से, और इधर है, और इसका नॉर्मल कुछ इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दूसरा प्लेन π2 है। तो पहले का नॉर्मल n1 हो गया ना, n1 वेक्टर, इसका ये नॉर्मल n2 वेक्टर हो गया, ठीक। तो दोनों के बीच का एंगल यही ना होगा थीटा। ये थीटा एंगल ये निकालना पड़ेगा। तो ये थीटा एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि दोनों एंगल उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से लाइन को दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया था, उसी तरह से n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कर दूंगा, कॉस प्रोडक्ट लगा दूंगा, कॉस थीटा बराबर फार्मूला, तब निकल जाएगा, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। जैसे कि ये एक प्लेन ये है, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये इस तरह से जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पास कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इधर वाले इसके साथ ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों के बीच के एंगल को निकालते हैं, नॉर्मल के द्वारा ही निकालते हैं। तो सिंपली हम लिख देंगे कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स किस तरह से दिया जाता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दिया जाता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर।
अगर जो 3D में इमेजिन करेंगे तो एंगल दोनों वेक्टर थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा से ही निकालते हैं और थीटा ही आता है। अगर जो हम मन में सोचेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों के बीच का एंगल उतना ही होता है। दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो थीटा था उतना ही होता है जितना कि दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है नॉर्मल, इसी कारण से दोनों के बीच का एंगल बराबर हो जाता है। जो प्लेन के बीच का एंगल है उसका बराबर हो जाता है। इस तरह से हमें आसानी होता है डिफाइन करने में और एंगल निकालने में दोनों प्लेन के बीच। इसके द्वारा दोनों नॉर्मल के बीच के एंगल फाइंड करने से आसानी होता है और निकल भी जाता है। तो इसी कंसेप्ट का हम उपयोग करके हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालेंगे। कैसे? कि दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल देंगे तो वही जो एंगल आएगा वो नॉर्मल दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर जो दोनों प्लेन 90 डिग्री पर हो, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जब 90 डिग्री पर प्लेन हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो किस तरह से डायग्राम बनेगा? मान लेते हैं कि एक प्लेन इस तरह से हो गया है और इसका परपेंडिकुलर प्लेन हो गया इस तरह से दूसरा, तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा n1 वेक्टर। और ये प्लेन है तो नॉर्मल क्या होता है? प्लेन का परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से इस तरह का ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो इसका नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो इस डायग्राम से स्पष्ट हो गया होगा कि नॉर्मल भी क्या बना रहा है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर बना रहा है। जब उसका प्लेन ही परपेंडिकुलर है तो एंगल भी नॉर्मल के बीच के एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब जिस तरह से दोनों इंक्लाइंड होगा प्लेन, जिससे हम हल्का हल्का रोटेट करेंगे तो उसके नॉर्मल भी तो उतना ही एंगल से उसी डायरेक्शन में एंगल रोटेट भी करेगा, तो उतना ही एंगल बनेगा बीच में, दोनों के बीच में एंगल उतना ही बनेगा। तो इसी से पता चलता है कि एंगल जितना बीच में एंगल बनता है दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में, उतना ही एंगल होता है एंगल बिटवीन प्लेन्स। इसी कारण से हम नॉर्मल के द्वारा ही डिफाइन करते हैं और निकालते भी हैं। ठीक। तो जब दोनों नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? दोनों के बीच एंगल थीटा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड से तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपली कंडीशन क्या आ जाएगा? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन। तो क्या हम लिखेंगे? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर फॉर टू प्लेन। दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होगा? कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर 0 के बराबर कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अगर जो 0 के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि दोनों प्लेन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक। और अगर जो पैरेलल की बात रहा तो पैरेलल का बात क्या रहेगा? तो क्या करेंगे? दोनों का एक डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहला वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? L1 है, तो L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। ये कंडीशन क्या है? पैरेलल ऑफ टू प्लेन क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका ये कंडीशन है। ठीक। मैंने एक इसे लिखा है कि N1 वेक्टर को माना है, क्या माना है मैंने? कि L1 I कैप M1 J कैप प्लस N1 K कैप, इस तरह से मैंने माना है। फिर ठीक इसी प्रकार लिख देता हूँ कि वेयर N1 वेक्टर बराबर क्या है? L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, इस तरह से है। ठीक। तो कंडीशन फॉर टू प्लेन हो गया, पैरेलल का कंडीशन हो गया, यहाँ पर पैरेलल का कंडीशन हो गया। और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एंगल बिटवीन एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल किस तरह से डिफाइन किया जाता है? तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकाला जाता है। एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और एक दूसरा लाइन है इस तरह से, ये एल लाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना। एंगल बिटवीन लाइन और ये प्लेन, तो प्लेन ये हो गया,
प्लेन ये हो गया और लाइन ये हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। और हम जानते हैं कि नॉर्मल क्या प्लेन से 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो बीच वाला एंगल क्या होगा, बीच वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये किसके बीच का एंगल बना, नॉर्मल वेक्टर और एल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकाला जाता है, एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल से एंड लाइन के बीच में निकाला जाता है। तो जब हम कॉस और दोनों के बीच का एंगल लगाएंगे तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे और दोनों को कॉस में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ही लिखते हैं। तो एन वेक्टर और लाइन किस डायरेक्शन में पैरेलल है, तो बी वेक्टर, तो इसको हम बी वेक्टर लिखेंगे, डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे निकल जाएगा एंगल बिटवीन लाइन का डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, जब एक लाइन और एक प्लेन होता है उल्टा उल्टी होता है तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बी वेक्टर, वही बी वेक्टर आगे लिखो या पीछे लिखो बात बराबर है, डॉट एन वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो इस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं कि एंगल बिटवीन एक लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा लगता है, साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर जो दोनों लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, सिंपली परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तब दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे, तभी ना, जब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तभी ना दोनों लाइन और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर होने के लिए लाइन नॉर्मल के साथ क्या होगा पैरेलल होना पड़ेगा, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अगर जो 0 के बराबर होता है, अगर जो दोनों के बीच एंगल 0 आ जाता है, अगर जो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 आ जाता है तो ये इम्प्लाइज करता है क्या, 0 कब आएगा जब 90 डिग्री बनेगा, तो जब अगर जो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 आ जाता है ना, अगर जो बी वेक्टर और एन वेक्टर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है लाइन परपेंडिकुलर है, जो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर जो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो गया तो समझ जाते हैं कि क्या है परपेंडिकुलर हो गया है। क्योंकि अगर जो जब पैरेलल होगा तब माने कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अगर जो 0 के बराबर हो जाता है, अगर जो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 के बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि लाइन और प्लेन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। जब बी वेक्टर और एन वेक्टर क्या होगा डॉट दोनों का 0 होगा तो हम समझ जाएंगे कि दोनों क्या है पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या है पैरेलल है। तब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से एंगल फाइंड करते हैं दो प्लेन के बीच में और किस तरह से एंगल फाइंड करते हैं लाइन एंड प्लेन के बीच में, और उसका कंडीशन भी देखते हैं परपेंडिकुलरिटी का। अगले पेज पर क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स दिस एंड दिस, दोनों प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था कि दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर
बटे मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो ये तो कंडीशन जो हो गया ये तो वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। लेकिन कार्टेशियन फॉर्मेट में यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का, तो कार्टेशियन इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसी बात को भी ध्यान रखना है। फार्मूला ही है कार्टेशियन फॉर्मेट में, cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जहाँ मैंने एन वेक्टर को मैंने क्या माना है वो मैं लिख दूंगा नीचे यहीं पर। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर जो n1 वेक्टर है, ये n1 वेक्टर है क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इस तरह से है। तो मैं डायरेक्ट अब मैं फार्मूला लगा देता हूँ ताकि आंसर निकल जाए। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि क्या है, a1 एक है, a1 b1 c1, तो b1 बराबर 1 हो गया, c1 बराबर 2 हो गया। यहाँ पर a2 b2 c2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a1 a2 क्या आ जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा 2। फिर दूसरा में क्या होगा, +1 -1 तो -1 हो जाएगा। फिर +2 और +2 तो यहाँ पर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 1 2 2 2 4 कितना होगा 6, इधर भी 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया 4 में से गया 3/6 मतलब 1/2। तो एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया cos थीटा 1/2 के बराबर का होता है जब थीटा = 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन ना। ये आ गया एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो इस तरह से एंगल फाइंड किया जाता है दो प्लेन के बीच में एंगल। और अगर जो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन में रहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइन का इक्वेशन अगर जो दिया हुआ रहेगा इस तरह से x - x1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4 एंड प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 5y प्लस लैम्डा z = 4, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एंगल फाइंड करना है, लैम्डा का वैल्यू क्या दिया हुआ ये निकालना है। या तो इसे मान लेते हैं कि ये सिंपली z दिया हुआ, ठीक है, तो एंगल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन में किया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन दिया हुआ, ये लाइन इफ लाइन दिस एंड प्लेन दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर जो लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो एक लाइन और एक प्लेन, जैसे कि ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन पाई, और लाइन एक ठो है, कोई कहीं ऊपर में होगा लाइन, ये तो प्लेन इधर है, लाइन इधर है L1, दोनों पैरेलल है। तो जब दोनों पैरेलल है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो लैम्डा अननोन है प्लेन के इक्वेशन में, उसका वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन किस तरह लिखा जाता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने के लिए
क्या हम लगाते हैं, साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो जब लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल है तो एंगल तो 0 डिग्री ही बनेगा। पैरेलल के केस में क्या मतलब कि कुछ भी एंगल नहीं है, मतलब अगर जो ये लाइन इसी पर ड्रॉ करेंगे तो और प्लेन भी इसी पर, तो दोनों के बीच में कुछ गैप थोड़ी बन रहा है। गैप बनता तब ना कुछ ना एंगल बनता, कुछ ना कुछ एंगल बनता। यहाँ पर तो गैप बन ही नहीं रहा, लाइन और प्लेन एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहा था, 0 डिग्री बन रहा है। 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है, 0 के बराबर। 0 के बराबर था मतलब बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जहाँ एन नॉर्मल दिया हुआ है प्लेन का, बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन का है। इस बात को ध्यान रखो, बी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डॉट 0 कर देंगे तभी ना दोनों पैरेलल होगा। पर दोनों एंगल बिटवीन लाइन इसमें पैरेलल होता है तब क्या होता है, 0 डिग्री बनता है। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, 0 होता है एंगल दोनों के बीच में। तो हम यही कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ लाइन एंड प्लेन्स आर पैरेलल देन बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि प्लेन एंड लाइन्स आर पैरेलल, लिखेंगे ना यहाँ पर, चूँकि प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब पैरेलल है तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। जब पैरेलल रहता है तो क्या होता है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। या ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं, अगर जो बी वेक्टर को हम मानेंगे क्या, बी वेक्टर को अगर जो मानेंगे ए बी सी और एल वेक्टर को मान लेंगे एल एम एन, तो क्या होगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ए एल क्या होगा, ए एल मतलब कि 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि यहाँ का कोड डायरेक्शन कोसाइन 2 3 4 है और 2 5 लैम्डा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 5 या 15 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -15 4 19, लैम्डा का वैल्यू होगा -19/4 आंसर। तो इस तरह से कंडीशन लगा करके फाइंड किया जाता है और क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स या एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन का बना करके क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, कंसेप्ट लगा करके सोल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन अगले पेज पर डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सोल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कह रहा है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है ये है 2x - 5y = 15 दिया हुआ है। और जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन का। तो रिक्वायर्ड प्लेन का मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ। ये कहीं इधर पास कर रहा होगा प्लेन अंदर से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लेन है तो इसका हमें निकालना है, इक्वेशन निकालना है इस प्लेन का। तो इस पॉइंट, ये प्लेन जो पास करता है किस पॉइंट पर, 3, 4, 2, 2 पॉइंट से पास करा, लेकिन मुझे एक ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए मिनिमम का, मतलब एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए कि जो कि इस प्लेन पर क्या हो, इस प्लेन पर 90 डिग्री नॉर्मल हो, ठीक है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जब ये प्लेन है तो ये प्लेन का नॉर्मल किस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में रहेगा नॉर्मल N2। तो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो हम आसानी से
दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो कंडीशन लगा देते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो भी हम कंडीशन लगा देंगे। तो हम सिंप्लीफाई करके पहले लिखते हैं कि एक पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन प्लेन का कैसे लिखा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू किया जाता है ए बी सी इज गिवन बाय किस तरह से दिया जाता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो ए एक्स माइनस x1 किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ 3 3 4 2। तो यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे प्लस b इंटू वाई माइनस 4 प्लस c इंटू जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेकिन हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसे अभी हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि सोल्व करने के बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे। और एक दूसरा पॉइंट किससे पास करता है, इट आल्सो पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, 7, 0, 6। जब इससे पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो हम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, जब 7 पुट करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 4a। जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा -4b, और 6 पुट करेंगे तो +4c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और दूसरा कंडीशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि इक्वेशन का प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का 2x माइनस 5y प्लस 0z बराबर 15 के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो भी इसके जो हम प्लेन निकाल रहे हैं उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि क्या होगा, 0 होगा। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही ना मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। तो हम इस कंडीशन को लगाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए, तो 2a माइनस 5b, और c तो 0 हो जाएगा, c का 0c हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो हम ए बी सी का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो ए बी सी का वैल्यू आ, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे बेहतर होता है 3 इक्वेशन का सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सबसे बेस्ट होता है। जितना भी एलिमिनेशन मेथड सब बेकार होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बेस्ट होता है। तो a बटे बराबर माइनस बी बटे बराबर सी बटे, उसको लैम्डा के बराबर में कर देंगे, बराबर लैम्डा, तो वैल्यू निकल जाएगा। तो जब मैं ए बी 2 इक्वेशन को देखूंगा, 2 और 3 इक्वेशन को, जब मैं ए को ढाकूंगा तो क्या होगा, 0 गुना माइनस बी तो 0 हो जाएगा, और -5 गुना 1 तो -5, तो प्लस में 5 आएगा, क्योंकि एक माइनस फार्मूला से भी आता है, इस बात को ध्यान रखो। फिर जब मैं बी को ढकूंगा, बी का, तो क्या होगा, जब मैं बी को ढक दूंगा तो 0 गुना ए तो 0 हो जाएगा, और इधर से 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक। -2 होगा क्योंकि माइनस फार्मूला में आता है, ये हो गया -2। फिर सी के कोफिशिएंट को ढकेंगे तो क्या होगा, -5 और +2, तो -5 में से +2 गया तो -3 हो जाएगा। -5 में से -5 में से +2 होगा तो -3 होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया,
ए बराबर 5 लैम्डा, बी बराबर 2 लैम्डा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी बराबर -3 लैम्डा। तो पुट कर देते हैं ये तीनों, ये सभी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दाएं तरफ 0 है, तो 0 से 0 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि लैम्डा कॉमन ले करके, तो लैम्डा तो कैंसिल होगा, सिम्पली 5 2 3 लिख देंगे आगे में। तो क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसी तरह से 2 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में देखो ना, यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ बी बराबर 2 आ गया और सी बराबर -3 आ गया, तो रख देंगे बाई -4 इंटू जेड -2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई -4 -3 इंटू जेड -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा 5x प्लस 2y -3z और -15 और -8, -15 -8 प्लस 6 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या आ गया 5x प्लस 2y -3z और बराबर में इधर क्या आ जाएगा 15 8 23 होता, मतलब -2 तो -15 17 हो जाएगा। जो आंसर क्या आ गया 17, इक्वेशन का आ गया 17, यही आंसर हो गया रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन यही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब हम अगला कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। ये क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक प्रकार का अलग फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। कब जब एक पॉइंट से पास करे जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो और दो वेक्टर के पैरेलल हो, कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के जो प्लेन है वो पैरेलल है। तो प्लेन जब पैरेलल तो या तो पैरेलल मानेंगे या तो उसी प्लेन में भी मान सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से एक पैरेलल वेक्टर इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो हम इसमें कंसीडर कर लेंगे कुछ इसका हाफ, इसके डायरेक्शन में अगर जो कुछ लेंथ कंसीडर कर लेंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ से P से मान लेते हैं M पॉइंट तक एक वेक्टर मान लेंगे। तो अगर जो P से M तक का लेंथ PM है तो PM हो जाएगा इंटू बी वेक्टर हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, अगर जो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। और एक दूसरा वेक्टर है इसके डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में C वेक्टर है। तो अगर जो इस पर भी हम एक पॉइंट कोई लेंगे Q, तो क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में PQ इंटू C वेक्टर कर सकते हैं इस तरह से इसको। तो ये हो गया। और हम मान लेते हैं कि ओरिजिन कहीं यहाँ पर है, तो ओरिजिन कहीं इधर पर है, तो ओरिजिन से हम मिला देंगे, ओरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर को हम मिला देंगे। तो क्या होगा एक पॉइंट प्लेन में ले लेते हैं आर वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक। ये कुछ दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि ये एन है, ठीक, एन हो गया। और ये पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पी का आर वेक्टर है, ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ये हो गया पॉइंट पी का। तो हम यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो एन है एन क्यू के हम क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एन जो ये पॉइंट एम माने एन एम के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम गिरा देंगे तो इस तरह से हो गया। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट इस तरह से हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन माना हूँ। तो ये आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया है और ये ओरिजिन है, ये सॉरी और पॉइंट है तो ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ मान लेते हैं कि ये जो है ओ क्यू है, ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा ओ क्यू लेंथ हो जाएगा इंटू सी वेक्टर होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से ओ एम बराबर क्या हो जाएगा ओ एम वेक्टर बराबर क्या होगा ओ एम लेंथ हो जाएगा और बी वेक्टर होगा। तो अगर जो मैं इस ट्रायंगल में लिखूँगा, ट्रायंगल इस पॉइंट का ओ है ओ पी क्यू, या इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ एम, ठीक है। तो क्या होगा ओ एम पी में लिखेंगे, क्या होगा लिख सकते हैं ना ओ पी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके डायरेक्शन में जाऊँगा तो ओ एम वेक्टर हो जाएगा प्लस
पी एम वेक्टर तो पैरेलल ही है क्यू ओ क्यू के, तो लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए, आर वेक्टर ये हो जाएगा, जीरो वेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं था। फिर ए एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर बराबर क्या होगा, इसको मैं जब मान लेता हूँ, इसको म्यू मान लूँगा, कंसीडर कर लूँगा, तो एक हो जाएगा एम मतलब म्यू बी वेक्टर या लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा प्लस म्यू सी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू बराबर भी तो लिख सकते हैं सी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यही कंडीशन हो गया क्वेश्चन का। यहाँ से ए वेक्टर था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, है ना। इस तरह से हम लिख सकते